नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। जी हाँ, ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पुणे के बड़े कारोबारी के अपहरण और हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। इस अपहरण और हत्याकांड से कई परतें खुल गई हैं और इस गिरोह के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। देखिए, पुलिस ने इस मामले में जो खुलासे किए वो काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये गिरोह अपना पूरा नेटवर्क चलाता है और ये बड़े व्यापारियों को झांसे में लेने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से काम करता था। तो आपको बताते चले, बीते कुछ महीने में ही 7 बड़े कारोबारियों का अपहरण किया जा चुका है और कारोबारियों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की वसूली भी की जा चुकी है। एक और आरोपी नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के कारोबारी से 50 लाख की वसूली की गई है, तो वहीं अहमदाबाद के कारोबारी से वसूले थे 60 लाख रुपए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से ये नेक्सस जो है काम कर रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, सबका पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे साइबर अपराधी के पूरे नेक्सस को। आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है और कितने कारोबारियों की अब तक देखिए हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि अपराधियों ने पुणे के कारोबारी की हत्या की और देखिए 3 महीने में ही 7 कारोबारियों का अपहरण किया और 7 कारोबारियों से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूटे। अहमदाबाद के कारोबारी से 60 लाख रुपए लूटे। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के कारोबारी से 50 लाख रुपए वसूले गए। व्यापारियों को पहले स्क्रैप नीलामी का झांसा देते हैं और उसके बाद मेल के माध्यम से कारोबारियों को झांसा देते हैं। 25 जनवरी से लेकर के अपराधियों ने इस काम को शुरू किया है और गैंग में नालंदा, वैशाली और नवादा के अपराधी शामिल हैं। झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के कारोबारी अब तक इसमें फंस चुके हैं। तो देखिए कि किस तरीके से 3 महीने में ही कितना बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कारोबारियों के अपहरण के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल देखिए, बिहार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी अपराधियों द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड, जो झारखंड में एक कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके नाम से इन्होंने छत वेबसाइट बना रखा था और इसी में स्क्रैप की नीलामी का ये झांसा देते थे और जो विभिन्न राज्यों के कारोबारी थे उनसे कांटेक्ट करते थे और उसके बाद उनको स्क्रैप नीलामी के बहाने बुलाते थे पटना, और पटना एयरपोर्ट से ही जो कारोबारी थे उनकी किडनैपिंग कर ली जाती थी। तो पिछले 3 महीने में 7 कारोबारी को किडनैप कर लिया गया। एक जो पुणे के कारोबारी थे, चूंकि वो रैंसम का जो डिमांड किया गया वो पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई नालंदा के हिलसा में और डेड बॉडी जहानाबाद में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने रिकवर किया था। और इसी के बाद इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें पहले 11 अपराधी गिरफ्तार हुए थे। इसका सरगना मुन्ना है और इसी के रिमांड पर आने के बाद जो उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उससे नालंदा का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। यानी 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो रकम वसूली गई है, करोड़ों में रकम वसूली गई है, उससे कई महंगी गाड़ियां i20, स्कॉर्पियो, बुलेट, तमाम गाड़ियां खरीदी है इस गैंग ने। और इस गैंग में और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार रेड कर रही है। पटना एसएसपी खुद इस पूरे मामले में का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि कई और अपहरण के मामले आ सकते हैं। केवल 7 कारोबारी नहीं, जो अब तक जांच की बात सामने आ रही है, उससे लगता है कि ये मामला और अधिक जा सकता है और व्यापारियों की को जो किडनैपिंग किया गया था उनकी संख्या और बढ़ सकती है। जी लक्ष्मी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए संजय। अररिया से बड़ी खबर मिल रही है। रिजर्व बस और ट्रक में टक्कर की खबर है। 30 यात्री के घायल होने की खबर मिल रही है। अयोध्या से पूर्णिया जा रही थी बस। शादी में शामिल होने के लिए पूर्णिया जा रहे थे यात्री। फारबिसगंज 4 लेन पर भीषण हादसा हुआ है। ये बहुत बड़ा सड़क हादसा जिसमें 30 यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। रिजर्व बस और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई है और इस भीषण टक्कर में 30 यात्री घायल हो गए हैं। अयोध्या से पूर्णिया जा रही थी बस। शादी में शामिल होने के लिए ये यात्री जो है जा रहे थे पूर्णिया और फारबिसगंज 4 लेन पर ये हादसा हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितने लोग घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग 30 यात्री ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं और उसमें से कुछ यात्री ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि फिलहाल इलाजरत है। थोड़ा पश्चिम
दुगमनी से आए उधर। कितना लोग मतलब सभी लोग घायल हैं? दुगमनी चौक से आए उधर ही हुआ। कितना लोग घायल हैं? 10-12 के लपेट में है। 10-12 के लोग 11 तो हम 34 आदमी है, लगभग 30 लोग ये लोग बोल रहा है घायल है। ये कहाँ बस कहाँ से कहाँ जा रही वो है? एम्बुलेंस भेजे ना, 11 को भेजे थे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, देखिए रिजर्व बस और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर की खबर मिल रही है, कितने लोग घायल हुए हैं और अभी फिलहाल अपडेट क्या है घायलों का? जी बता दूं कि अगले सुबह आज की घटना है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के समीप से यह बस जो है यात्री रिजर्व बस जो है शादी समारोह के लिए पूर्णिया में जा रहा था और बताया जा रहा है कि कुल बस में 30 लोग सवार थे और सभी को चोटें लगी हैं। करीब 10 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। और सबसे गनीमत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टल गया है। फारबिसगंज और अररिया पुलिस की मदद से सभी को जो है घटना स्थल से फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। बता दें कि अगले सुबह फारबिसगंज शहर के रामपुर ओवरब्रिज के समीप जो है यह घटना घटी है। खड़े ट्रक में जो है एक तेज रफ्तार बस आती है और ठोकर मार देती है जिसमें करीब 30 लोग जो है घायल होते हैं और 10 से 12 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है और बड़ी घटना होते होते टल गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए सतीश। और एक बड़ी खबर मिल रही है कैमूर से, जहां पर पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कराई है। ये सुनते ही आपके मन में साहिल और मुस्कान और नीले ड्रम की याद जरूर आई होगी। यहां भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला है। पति की हत्या के लिए शूटर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी से बुलाए गए थे। शूटर को 50,000 रुपए भी दिए गए थे। मृतक भोगा बिंद की पत्नी और उसके आशिक कृष्णकांत पांडे उर्फ मुन्ना पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि महिला 8 बच्चों की मां है और अब चूंकि पत्नी को किसी से प्यार है, इस बात की जानकारी पति को लग गई, इसलिए महिला ने आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। खबर यह भी मिली है कि 8 महीने पहले भी भोगा बिंद की हत्या की कोशिश हुई थी, लेकिन तब वो बच गया था और उसके बाद 14 अप्रैल की रात प्रयास सफल हुआ और सुपारी देकर बुलाए गए बदमाशों ने भोगा बिंद को गोलियों से छलनी कर दिया था। अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। आरोपी पत्नी और आशिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आशिक के पास एक मैगजीन, एक पिस्टल, 6 खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी सुपारी किलर पकड़े नहीं गए हैं। के रहने वाले मुन्ना पांडे और कृष्णकांत पांडे की गिरफ्तारी की गई है, जो उनके बगलगीर हैं। उन्हीं के द्वारा किराए पर कुछ हत्यारों को बुला करके हत्या कराई गई थी। हाँ, ये कहाँ से आए थे सर? ये मिर्जापुर और वाराणसी के रहने वाले हैं, जिनको 50,000 रुपये में सब तय हुआ था। ये हत्या करने के पश्चात उनको कुछ पैसा देंगे। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां पर हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को धोखा दिया और उसके बाद उसने एक एक करके कई लड़कियों को शिकार बनाया। और इतना ही नहीं, लड़कियों का यौन शोषण करने के बाद उनका वीडियो बना लेता था, जिसके बाद उन लड़कियों को वो ब्लैकमेल किया करता था और लड़कियों का पॉर्न वीडियो बना करके विदेश भेजे जाने का भी आरोप युवक पर लगा हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया पर आरोपी मोहम्मद साहिल का कई पॉर्न वीडियो वायरल हो चुका है। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। बताया ये भी जा रहा है कि साहिल ने प्रेमिका गुलशन खातून के साथ मिलकर ये साजिश रची, जिसमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की लड़कियों को भी फंसाया और उनका अश्लील वीडियो बनाया। और इस मामले में देखिए 2 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देने का आरोप लगाते हुए जंदाहा थाने में साहिल पर केस दर्ज कराया, जिसके बाद 3 दिन के बाद ही पुलिस ने आरोपी को महनार थाने क्षेत्र से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में देखिए हेडक्वार्टर डीएसपी अबू जफर इमाम ने यह कहा है कि वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। वीडियो दूसरे जगह बेचने की भी बात सामने आई है। सभी जितने भी आरोप लगे हैं उन सभी पर जांच की जा रही है। अगर ये सिंडिकेट चलाया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो देखिए, पॉर्न वीडियो को विदेश भेजे जाने का ये मामला है। पॉर्न वीडियो साहिल की कमाई का एक जरिया था और इसी वजह से
न केवल अपने धर्म का बल्कि कई अन्य धर्म की भी लड़कियों को फंसाया और उनके ऐसे अश्लील वीडियोस बना करके उसे बेचने का ये काम करता था। क्षेत्र में सर एक वीडियो वायरल करने का एक मामला दर्ज हुआ है। सर क्या है पूरी मामला वो? अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लड़की के पिता के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि प्रेम प्रसंग में होते हुए दोनों ने अपना समय व्यतीत किया, लेकिन कुछ वीडियो बना दिए गए हैं जिसके आधार पर अब नाजायज़ चीज़ें मांगी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। उसके आधार पर FIR किया गया, लड़का को बरामद किया गया है महनार क्षेत्र से और विभिन्न धाराओं में कांड दर्ज करके जेल भी भेज दिया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। इसमें से कई लड़की की तस्वीर से आपत्तिजनक वायरल किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो किसी दूसरी कंट्री में भी बेचा जा रहा था, इस तरीके की बात। ये जानकारी मिली है, बट अभी इसकी सत्यता की जांच की जा रही है, जो कि अनुसंधान में है। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। एक बात और सर कि FIR होने का ऐसा लंबे समय हो गया, लेकिन मेडिकल या किसी तरीका बयान पुलिस के द्वारा लड़की के पक्ष से नहीं लिया गया या कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। अनुसंधान जारी है और विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के बाद इन सारे तथ्यों को लाया जाएगा कांड लाने के लिए। ये सिंडिकेट को कैसे सर आप लोग इसको तोड़ पाएंगे? क्योंकि अगर ये संगठित अपराध में से है तो बिल्कुल इसे हम लोग तोड़ेंगे। वैशाली पुलिस लगी है इसके पीछे, कार्रवाई करेगी जरूर। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए आंधी बारिश और ठंडा का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय के लिए अलर्ट, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। भारी बारिश के दौरान आंधी तूफान के समय में घर से बाहर न निकले। सुबह 10:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में मौसम का देखिए विकराल रूप देखने को मिल रहा है। आंधी बारिश और ठनका गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए बारिश के समय में अक्सर ठनका गिरता है, यानी बिजली गिरती है, और ऐसे में बिजली गिरने की उससे बचने के क्या उपाय हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए खराब मौसम और बारिश में पेड़ के नीचे ना जाएं, बिजली के खंभों से भी दूरी बनाकर रहें, खुले में लोहे, तांबे जैसे धातु की चीजों से भी दूरी बनाकर रहें और बिजली के उपकरणों का प्रयोग बारिश के समय में ना करें। मोबाइल और टेलीफोन का उपयोग भी ना करें। जंगल में होने पर निचले स्थान या फिर घाटी क्षेत्र में रहें। किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े ना रहें और खतरे से बचने के लिए उकड़ू होकर के बैठ जाएं। किसी कोने का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन खुले में नहीं जाना है। किसी भी बिजली उपकरण को नहीं छूना है, उससे दूरी बना करके रखना है। और खुले आसमान के नीचे अगर आप हैं तो बारिश के समय में आपको वहां से घर के अंदर चले जाना है, यानी कि आपके ऊपर एक छत होना जरूरी है, जिससे कि आप बचाव कर सकते हैं भारी बारिश के समय। आंधी तूफान अगर आए तो उसमें आपको बचाव के लिए क्या करना है, घर के अंदर चले जाना है। तो देखिए आप 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गोपालगंज में तेज आंधी और पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। भोरे, विजयपुर, फुलवरिया और हथुआ प्रखंड में आंधी और बारिश से नुकसान हुआ है। सरकारी स्कूल और सड़कों पर विशाल पेड़ गिरने से काफी क्षति पहुंची है। सीतामढ़ी और सिवान में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। सीतामढ़ी में बारिश के बाद तो मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। सिवान में भी तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी हो रही है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, गोपालगंज, सीतामढ़ी और सिवान की। गोपालगंज में आंधी पानी के साथ हुए ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर बता दें आपको पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। किसानों को नुकसान पहुंचा है। संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। आंधी और पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर, फुलवरिया और हथुआ प्रखंड के इलाके में आंधी पानी और ओलावृष्टि से कई पेड़ और बिजली के पोल सड़कों पर गिर गए हैं। इसके अलावा 3 सरकारी विद्यालयों पर भी विशाल पेड़ गिरने से विद्यालयों में पठन पाठन आज जो है बाधित हो चुका है। गोपालगंज में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और वज्रपात भी कई इलाकों में हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आज आसमान में घने और काले बादल छाए हुए हैं और लगातार कई इलाकों में
झमाझम बारिश भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात होने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं जो रबी की फसल है, मक्का, इन फसलों को इस मौसम में नुकसान पहुंचा है और ऐसे में किसान मायूस और चिंतित है, क्योंकि आज भी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन और आपदा विभाग ने लोगों से अपील किया है कि इस मौसम में खासकर किसान खेतों की ओर न निकले, क्योंकि वज्रपात होगी तो जानमाल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। महिला वोटरों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार आज से महिला संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। महिलाओं से संवाद के लिए सरकार गांव-गांव जाएगी। 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानेगी। महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनेंगी और उसका समाधान भी निकाला जाएगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा, जिसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भारती मेहता इस मुहिम को महिलाओं के लिए अहम बताया है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 1200 गांवों के लिए में संपर्क किया जाएगा और महिला संवाद करके एक योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसको झंडी दिखाकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना उन्होंने किया है। और इसमें अगले 60 दिनों में सुबह के 9 से 11 बजे और पुनः शाम के 4 से 6 के बीच महिलाओं से विभिन्न पंचायतों तक जाकर संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी समस्याएं, वो समाज को बढ़ाने में क्या सोचती हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, इन तमाम तरह का फीडबैक राज्य सरकार लेगी। खुशी की बात है हमारे महिला प्रकोष्ठ के लिए। बिल्कुल, लेकिन भारती जी, माना जा रहा है कि वही चुनावी साल और महिला वोटरों की अहमियत को देखते हुए सरकार एक खास वोट बैंक पर नजर गड़ेगी, इसी चलते ये महिला संवाद स्थापित किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, अगर ऐसी भी बात हो तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सबको ही जानता है कि माननीय नीतीश कुमार जी पर विशेष आशीर्वाद महिलाओं का रहता है और बिहार की बेटियों और महिलाओं पर भी विशेष आशीर्वाद नीतीश कुमार जी का रहता है। तो ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है माननीय नीतीश कुमार जी और महिला, संपूर्ण बिहार की महिलाओं का। आइए बिहार में महिलाओं की ताकत को समझते हैं। बिहार में देखिए 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं और चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, 60% से भी ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। 2019 लोकसभा चुनाव में भी पुरुषों से आगे महिलाएं थी। 2019 में 55.26% पुरुषों ने वोट डाला, तो वहीं 59.92% महिलाओं ने वोट डाला है। तो देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा है चुनाव में, और इसी वजह से महिलाओं को साधने के लिए, महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संवाद यात्रा निकाली जा रही है। बढ़ते आगे देखिए, लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी महिलाएं जो है वोट डालने के मामले में पुरुषों से काफी आगे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में 60.40% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि 2015 में ही 51.10% पुरुषों ने वोट डाला। और 2015 में पुरुषों से 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। 2020 की बात कर लें, 2020 विधानसभा चुनाव में 54.6% पुरुषों ने वोट डाला, जबकि 2020 में ही 59.7 महिलाओं ने वोट डाला, जो कि पुरुषों से 5% ज्यादा है। तो इस तरीके से आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव में महिलाएं कितनी अहम भूमिका निभाती है, और ऐसे में नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को अपने पाले में करने की देखिए हर कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में महिलाओं की हमेशा से पसंद नीतीश कुमार ही रहे हैं, इसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है। तो इस साल बजट में भी देखिए सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। चुनावी साल के बजट में नीतीश सरकार ने महिलाओं को क्या क्या दिया और क्या देने की घोषणा की, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पिंक बस, ड्राइवर, कंडक्टर और सवारी सभी महिलाएं। महिला सिपाहियों को उनके थाने पर घर, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, सभी बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं को जगह। पटना में महिला हाट की स्थापना होगी। बिहार रोडवेज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
कॉमर्शियल वाहन खरीदने पर महिलाओं को अनुदान भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितना कुछ खास, कितनी योजनाएं और महिलाओं के लिए जो कि महिला को सुविधा दे, ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से लगातार चलाई जा रही है। और इसीलिए महिलाओं की सबसे पहली पसंद अगर बिहार में कोई माना जाता है तो वो नीतीश कुमार माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा। दिल्ली से आज यूरोप रवाना होंगे सीएम। अधिकारियों की टीम के साथ में सीएम रवाना होने वाले हैं। स्पेन और मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम। विदेशी निवेशकों को झारखंड आने का न्योता मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से आज यूरोप रवाना होने वाले हैं हेमंत सोरेन। और देखिए, अधिकारियों की टीम के साथ में ही झारखंड में निवेश लाने की बड़ी पहल मुख्यमंत्री ने कर दी है। आज से देखिए विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन का दौरा करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विदेशी निवेशकों को न्योता देंगे। स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम के साथ में 11 सदस्य विदेश जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।